आप सभी का हमारे चैनल राजवीर यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। हम अब आज 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं और आज इस वीडियो में ये पेपर भी ख़त्म हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ये भी सवाल 4 नंबर का आया था। तो इसके अलावा आगे का मैटर और भी दे रखा है, कहीं आप ये ना समझो कि यही सवाल 4 नंबर का था। ये एम्पियर का जो नियम है वो तो सिर्फ 1 नंबर का है। इसी सवाल में आगे के बाद ये तो रिपीटेड है बेटा, पहले मिल जाएगा पुराने पेपर में, देख लेना आप। एक अत्यधिक लंबी धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। हालांकि ये भी रिपीटेड है, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है वहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं लिखा था, इस वजह से मैं इसको वहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ। अगर आपने इसका सॉल्यूशन वहीं पर लिख लिया है तो फिर आप उसको याद करके फिर बिना देखे यहाँ लिख के देखें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि आपका ये टॉपिक सही अच्छे से तैयार हुआ या नहीं हुआ है। ये एक धारावाही परिनलिका है, क्लियर, धारावाही परिनलिका है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। इसमें ये एक बंद लूप है पी क्यू आर तथा एस, ये एक बंद लूप उपस्थित है। इसके बाहर, चूंकि परिनलिका के बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, इसलिए बी का मान क्या होता है, 0। तो देखो आप ध्यान से, अब परिनलिका में खोखली बेलनाकार नलिका पर लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तार लपेटे हुए होते हैं। माना परिनलिका की लंबाई L तथा इकाई लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो कुल फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन L होगा। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक बंद आयताकार लूप PQRS की कल्पना करते हैं। माना PQ की लंबाई स्मॉल l है तथा परिनलिका के बाहर B बराबर 0 है। तब आयताकार लूप PQRS पर एम्पियर का नियम लगाने से इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इज इक्वल टू μ0 समेसन I, या फिर PQ B डॉट डी एल PQ या QR RS और SP जो है ये μ0 समेसन I। P से Q में थीटा का मान 0 होता है और कोस 0 का मान 1 होता है। Q से R में थीटा का मान 90 डिग्री, आप डायग्राम में देख के समझ सकते हो, कोस 90 का मान 0 होता है। और R से S में B का मान ही 0 है और S से P में थीटा का मान 90, कोस 90 का मान 0 होता है। ये सारी वैल्यू जब उसमें रखेंगे तो सिर्फ एक वैल्यू बचेगी Q से R वाली, सॉरी P से Q वाली, जो कि 1 के बराबर है, ये बचेगी। बाकी ये भी 0 है, ये सेकंड भी 0 है, ये भी 0 है, तीनों स्टेप 0 हो जाएंगी। इस वजह से हमने लिखा PQ BDL बराबर μ0 समेसन I। चूंकि ये जो समेसन I की वैल्यू आगे चल के देखेंगे कि ये B को मैं बाहर निकाल लूँ तो ये P से Q DL हो जाएगा बराबर μ0 समेसन I। समेसन I क्या होता है कि उस बंद लूप से बहने वाली विद्युत धारा की वैल्यू होती है। तो देखो परिनलिका के इकाई लंबाई में फेरे कितने हैं, n/l है। अब चूंकि वो l लंबाई का हमने P से Q तक का जो लूप माना था वो स्मॉल l लंबाई का था, तो उस स्मॉल l लंबाई में कितने फेरे रहेंगे, तो उसके लिए लिखा n/l, तो इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है और स्मॉल l लंबाई है तो इसको लंबाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो गए फेरों की संख्या। अब एक फेरे में I धारा बह रही है, 2 फेरे में 2I धारा बह रही है, 3 फेरों में 3I धारा बह रही है, तो इतने फेरों में इतना I हो जाएगा, अर्थात n/l गुणा I हो जाएगा। तो कुल धारा समेसन I बराबर हो गया n/l गुणा L गुणा I हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो BL बराबर हो जाएगा μ0 n/l गुणा L गुणा I, या B बराबर μ0 n अपॉन L गुणा I। स्मॉल n अपॉन L जो है स्मॉल n के बराबर होता है, अर्थात B बराबर हो गया μn I। यदि परिनलिका में कोई माध्यम हो तो B बराबर हो गया μn I। इसके अथवा में भी क्वेश्चन हो रहा था हमारे पास, वो देखो। संक्षेप में साइक्लोट्रॉन की क्रिया विधि को समझाइए, हालांकि ये भी रिपीटेड है। फिर आगे कह रहा है दोनों डीज त्वरित आवेशित कणों या आयनों के पथ को प्रदर्शित करता साइक्लोट्रॉन का व्यवस्था आरेख बनाइए। ये 1 + 2.5 + आधा बराबर 4 नंबर का है। देखो आगे, साइक्लोट्रॉन के निम्न प्राचलों की व्युत्पत्ति कीजिए। A साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति और B साइक्लोट्रॉन के आयनों की गतिज ऊर्जा। देखो उत्तर में क्रिया विधि की बात कर रहा हूं मैं कि आयन स्रोत से वह धन आयन प्राप्त करते हैं जिसे त्वरित करना है। माना किसी क्षण D1 ऋणात्मक तथा D2 धनात्मक है, तब धन आयन तेजी से D1 में प्रवेश करता है,
लेकिन जैसे ही आयन D1 को पार करके गैप में आता है तो D1 व D2 की ध्रुवता ही बदल जाती है, जिससे D2 ऋणात्मक तथा D1 धनात्मक हो जाता है, जिससे यह धन आयन तेजी से D2 में प्रवेश करता है। आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के कारण धन आयन के वर्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती जाती है, जिससे धन आयन का वेग बढ़ता जाता है और अंत में धन आयन को खिड़की W से बाहर निकाल लेते हैं। आगे देखिए, साइक्लोट्रॉन का जो व्यवस्था आरेख है मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि ये N है और ये S है। ये दो चुंबकीय ध्रुवखंड है जिनके बीच में ये D1 D2 दो कक्षक यहाँ उपस्थित हैं, और ये डॉटेड लाइन से मैं धनावेशित जो किरणपुंज है उसकी पथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इन दोनों कक्षकों के बीच में उच्च आवर्ती का AC स्रोत का मतलब प्रत्यावर्ती स्रोत लगा हुआ है। क्लियर। अब इसमें जो सवाल हमसे पूछना चाह रहा था सिर्फ उसका जवाब दिया गया है। तो उसने हमसे पूछा था एक तो कि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति क्या होगी। तो ये देखो आप, वर्ताकार पथ में गति करते आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, पहली बात है। दूसरा है mv² बराबर qvb, ये बात आप जानते होंगे। तो v बराबर हो गया qbr/m। तो अर्धवर्त को तय करने में लगा समय t बराबर πr/v, क्योंकि पूरा वर्त में तो 2πr दूरी होती है, अर्धवर्त में πr होती है, और समय बराबर दूरी बटा वेग होता ही है, तो दूरी तो होगी πr, वेग हो गया v। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर t बराबर हो जाएगा πr की जगह πr और v की जगह लिख दिया qbr/m, ये qbr/m, या t बराबर हो गया πm/qb, समीकरण नंबर 3। तो ये तो हो गया अर्धवर्त को तय करने में लिया गया समय। आवेश का जो आवर्तकाल होता है t बराबर 2t के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो तो अर्धवर्त को तय करने में लिया गया समय था, ये पूर्ण वर्त के लिए डबल हो जाएगा उसका। तो t बराबर 2πm/qb। आवर्ती n बराबर है 1/t, या n बराबर है qb/2πm, समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति को व्यक्त करता है। क्लियर। यह b क्या है, आयनों की गतिज ऊर्जा। आयनों की गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। समीकरण 1 का मान रखने पर के बराबर 1/2 m qbr/m का होल स्क्वायर, या के बराबर 1/2 q²b²r²/m। ये टॉपिक समाप्त हुआ। और लास्ट क्वेश्चन है इसका देखो ध्यान से। प्रकाश किरणों के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। दो माध्यमों को पृथक करने वाले किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए किरण चित्र बनाइए। आगे, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और माध्यम के अपवर्तनांक η1 तथा η2 और वक्रता त्रिज्या r के मध्य संबंध η2/v माइनस η1/u बराबर η2 माइनस η1/r की व्युत्पत्ति कीजिए। हमने जो थ्योरी पढ़ी थी ना, उसमें इस नीटा की जगह हम म्यू मान के चल रहे थे, तो सूत्र वो ये म्यू आएगा, म्यू की जगह यहाँ पर ईटा आएगा। ठीक है ना। तो आपको ईटा के हिसाब से इस टॉपिक को कर लेना है। तो देखो आप, प्रकाश का अपवर्तन पहले आ चुका था इसी पिछले पेपर में, इसी पेपर में हमने देखा था या पिछले में देखा था प्रकाश का अपवर्तन, इसी में आया था, रिपीटेड हो गया है। तो मतलब एक ही पेपर में 2 बार एक नंबर में प्रकाश का अपवर्तन पूछ लिया गया है बाय मिस्टेक। अब किसी उत्तर गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन की बात का ये जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो आप, माना एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसकी वक्रता त्रिज्या r है, जिसके एक तरफ विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक η1 और गोलीय पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक η2 है। विरल माध्यम और सघन माध्यम, ये यहाँ पर एक वक्रित पृष्ठ है जिसको मैं APB द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये x ये कोई पॉइंट लाइन है, इसके अंदर कांच भरा हुआ है, यहाँ पर विरल माध्यम उपस्थित है अर्थात वायु उपस्थित है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि बिंब की दूरी u कहलाएगी। यहाँ O बिंदु बिंब का काम कर रहा है और ये I प्रतिबिंब का काम कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो बिंब दूरी u है, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब दूरी v है, और यहाँ से यहाँ C तक वक्रता त्रिज्या r है। आपतन कोण यहाँ I है। इस पॉइंट को मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस चित्र में हम देखें तो MOQ, सबसे पहले इसने क्या कहा, MO और Q, इसको तो इसने अल्फा बता दिया। MIQ, MI और Q इसको बीटा बता दिया,
और तीसरा है गामा एम सी क्यू, एम सी और क्यू, इसको गामा बताया, इसमें लिखा नहीं था मैंने, ये मैं लिख देता हूँ गामा है। त्रिभुज ओ एम सी में, ओ एम और सी में, इस ओ एम सी की अगर मैं बात करूं तो अल्फा प्लस गामा प्लस 180 डिग्री माइनस आई बराबर 180। देखो इसको हमने लिखा अल्फा प्लस गामा ओ एम सी में, ओ एम सी में, मतलब तीन कोण है बेटा, एक तो ये है अल्फा, एक ये है गामा और एक ये है बेटा। ये कोण कितना, देखो ये आई है तो ये बच गया 180 माइनस आई, तो तीनों को जोड़ो, अल्फा प्लस गामा प्लस 180 माइनस आई बराबर 180। इसको सोल्व करें तो आई बराबर अल्फा प्लस गामा हो गया है। इसी प्रकार एम सी आई में देखो, एम सी और आई, ये आई में एम सी आई की बात करें तो ये गामा है बेटा, तो ये बच गया जो कितना रहेगा 180 माइनस गामा, ये आर है ये बीटा है, तो देखो आर प्लस बीटा प्लस 180 माइनस गामा बराबर 180 डिग्री, या फिर आर बराबर हो गया गामा बराबर हो गया आर प्लस बीटा, या आर बराबर हो गया गामा माइनस बीटा, क्योंकि मुझे आई भी निकाल लिया और आर भी निकाल लिया, क्योंकि आई और आर जो है ना ये आगे हमारे काम आएंगे। चित्र से अब टेन अल्फा और टेन बीटा टेन गामा, अल्फा ये अल्फा है तो ये सामने का एम क्यू अपॉन ओ पी, ओ क्यू सॉरी, ये तो टेन अल्फा है, डायग्राम से देख सकते हो आप, ये टेन बीटा भी देख सकते हो और ये टेन गामा भी देख सकते हो। स्नेल के नियम के अनुसार क्या रहता है कि नीटा टू अपॉन नीटा वन बराबर साइन आई अपॉन साइन आई, होने को तो ये म्यू होता था, म्यू टू अपॉन म्यू वन हम लिखते आए थे, पर यह न्यू की जगह ईटा दे रखा है सवाल में, तो हम इसको म्यू को ईटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई और आर जब बहुत छोटे होते हैं बेटा, तो आई और आर छोटे होते हैं, इस पोजीशन में साइन आई के बराबर होती है, साइन आर के बराबर होती है, और ये ईटा टू अपॉन ईटा वन हो गया है, या ईटा टू आर बराबर ईटा वन आई। समीकरण 1 का मान 3 में रखने पर आई और आर की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट कर ही ली थी, आपको ध्यान हो तो, वो वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो ये लाइन हमें तैयार हो गई है। अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे होते हैं, तो ये आर जो है ना, ये अल्फा जो है वो टेन अल्फा के बराबर होगा, ये टेन गामा के बराबर होगा, ये टेन बीटा के बराबर होगा, और टेन अल्फा जो है वो एम क्यू अपॉन ओ क्यू के बराबर है, ये एम क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर है, एम क्यू अपॉन क्यू सी और एम क्यू अपॉन क्यू आई के बराबर है। ये वैल्यू रख दो, ईटा वन बराबर 1 बटा ओ क्यू प्लस 1 बटा क्यू सी बराबर ईटा टू बराबर 1 बटा क्यू सी माइनस 1 बटा क्यू आई, समीकरण नंबर 4। चूंकि गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा है, अतः क्यू बिंदु को पी के समीप माना जा सकता है। पी बिंदु के निकट मानने पर ओ क्यू बराबर ओ पी, क्यू सी बराबर पी सी और क्यू आई बराबर पी आई। क्लियर? ये वैल्यू जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ मैं, तो ये बन जाएगा ईटा वन बराबर 1 बटा ओ पी प्लस 1 बटा पी सी, या ईटा टू बराबर 1 बटा पी सी माइनस 1 बटा पी आई, समीकरण नंबर 5। ईटा वन अपॉन ओ पी प्लस ईटा टू अपॉन पी आई बराबर ईटा टू माइनस ईटा वन अपॉन पी सी, और चिन्ह परिपाटी काम लें हम तो ओ पी वास्तव में माइनस यू के बराबर है, पी आई वास्तव में प्लस वी के बराबर है, पी सी प्लस आर के बराबर है। तो ये वैल्यू रख दी, ईटा वन अपॉन माइनस यू और ईटा टू अपॉन वी बराबर ईटा टू माइनस ईटा वन अपॉन आर। तो ईटा टू अपॉन वी माइनस ईटा वन अपॉन यू बराबर ईटा टू माइनस ईटा वन अपॉन आर, समीकरण नंबर 6 हो गया है। समीकरण 6 किसी भी वक्रीय गोलीय पृष्ठ के लिए मान्य है। क्लियर? अब इसके अथवा में भी क्वेश्चन आया था, वो देख लो आप, कि प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। व्यतिकरण की डेफिनेशन पहली बार एग्जाम में पूछी गई है। व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग द्विस्लिट प्रयोग का चित्र बनाइए और प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। ये सवाल 4 नंबर का आया था। तो प्रकाश तरंगों का जो व्यतिकरण है उसकी डेफिनेशन देखिए आप, जब किसी माध्यम अथवा निर्वात में दो समान आवर्ती की प्रकाश तरंगे एक साथ संचरित होती हैं तो अध्यारोपण के कारण परिणामी तरंग की तीव्रता कभी अधिकतम तो कभी न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और यंग द्विस्लिट प्रयोग का जो चित्र है ये भी रिपीटेड है, पहले पूछा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। और प्रदीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला भी आप पीछे से देख सकते हो। और इसी के साथ ये जो पेपर है समाप्त होता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।